हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी सेकंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान की ये जो पद्धति है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, उसका अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रकारों का उल्लेख किया था कि ये जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या समुदाय का गहन और गोपनीय सूचनाएं ज्ञात करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था वर्तमान में ये पद्धति जो है मनोचिकित्सकों के द्वारा अत्यधिक प्रयोग में की जाती है, क्योंकि रोगी का इलाज करने के लिए साइकियाट्रिस्ट के द्वारा इसी पद्धति का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आज हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की जो प्रक्रिया है या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के जो चरण हैं उनका अध्ययन करेंगे कि जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा सामाजिक अनुसंधान करता है तो उसे किस प्रक्रिया से होते हुए अध्ययन करना पड़ता है। हालांकि हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया और चरण का जो अध्ययन किया था स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था लगभग वही चरण जो है सामाजिक अनुसंधान के उनका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के भी लगभग वही चरण हैं जो कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण माने जाते हैं। सबसे पहला चरण जो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ये किया जाता है समस्या का चयन या चुनाव। जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने के लिए या फिर अध्ययन करने के लिए क्षेत्र में जाता है तो सबसे पहले उसका विषय भी कह सकते हैं हम, या उसकी जो समस्या है उसका चुनाव किया जाता है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हमें चयन करके और विस्तृत रूप से या फिर वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले उस समस्या या विषय का चुनाव किया जाता है ताकि उसके भूत और वर्तमान तथा आने वाले समय की जो भी चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करके जानकर और उसका पूरा विवरण जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले इस समस्या या विषय का जो निर्धारण है वो सबसे पहले कर लिया जाता है। और साथ ही साथ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का ये जो चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यदि सामाजिक अनुसंधान किसी भी प्राविधिकी द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो जब तक हमें समस्या या विषय नहीं प्राप्त होगा, उसका चयन नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा जो अनुसंधान है वो किसी भी प्राविधिकी के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस रूप में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का जो चयन जो किया जाता है उसमें पहला चरण जो है समस्या या विषय का चुनाव ही लिया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है कि अध्ययन समस्या का चयन। हमारी अध्ययन की जो समस्या है वो कौन सी होगी, कैसी होगी, उस अध्ययन समस्या के बारे में ये व्यक्तिगत विषयों के बारे में होंगी या फिर जिस भी व्यक्ति का जो अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में, या किसी समूह के बारे में, किसी संस्था के बारे में, या फिर किसी समुदाय के बारे में होंगी। ये
समस्या जो है साधारण भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है, या फिर असाधारण भी हो सकती है। यानी तीनों में से किसी भी प्रकार की अध्ययन समस्या का चयन करके ही व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का जो है प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा मुख्य बिंदु जो आता है समस्या के चुनाव या चयन में, वो ये आता है कि इकाइयों की प्रकार या संख्या का निर्धारण। यानी जिस समस्या या जिस अध्ययन समस्या का हम चयन कर चुके हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हमें कितनी इकाइयों का चयन करना है और इन इकाइयों का जो चयन है वो किस प्रकार से करना है, इनके प्रकार क्या क्या होंगे, साथ ही साथ हमें कितनी संख्या इन इकाइयों की लेनी है ताकि हम उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें, गहन जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अध्ययन समस्या के चुनाव में दूसरा मुख्य बिंदु जो आता है वो आता है इकाइयों की प्रकार एवं संख्या का निर्धारण। तीसरा बिंदु जो आता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट्स, विश्लेषण का क्षेत्र। यानी हमने जिस समस्या या जिस अध्ययन समस्या का चुनाव किया है, उनकी इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद हमें ये तय करना आवश्यक होता है कि हम समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत उस इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी किया जाता है और कारकों के साथ साथ उनसे प्रभावित होने वाले जो भी तत्व हैं, उन तत्वों का विश्लेषण भी किया जाता है। तो पहला चरण जो है समस्या का चुनाव या विषय का चुनाव, इसके अंतर्गत इन तीनों मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो प्रक्रिया है, चरण का मुख्य बिंदु आता है, वो ये आता है घटनाओं का कालक्रम। दूसरा बिंदु आता है घटनाओं का कालक्रम। नाम से विदित हो रहा है स्टूडेंट, जो भी घटना या समस्या हमने चयन की है या चयनित की गई है हमारे द्वारा, जो भी घटना या समस्या, उसकी विवेचना करने के बाद उस घटना के घटित होने के कालक्रम का भी वर्णन किया जाता है। यानी उस समस्या का अतीत जो है कैसा था, उसका वर्तमान कैसा है और उस अतीत की वजह से उस घटना में क्या क्या परिवर्तन घटित हुए हैं, उस घटना के उतार और चढ़ाव, उन सभी चीजों को इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा मुख्य बिंदु कौन सा हो गया? घटनाओं का कालक्रम। यानी जिस समस्या का हमने चयन किया है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका अध्ययन करने के लिए अतीत का अध्ययन करने के साथ साथ वर्तमान का करेंगे और उसके बाद उस घटना में देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन की वजह से उस घटना में, उस समस्या में जो भी उतार चढ़ाव आता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो मुख्य चरण या प्रक्रिया का जो चरण आता है, वो आता है निर्धारक कारक। निर्धारक कारक का मतलब क्या हुआ कि उस घटना या समस्या के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यानी उस घटना के घटित होने में ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने उसको सहयोग किया है। तो निर्धारक कारण जो है यह उस घटना के लिए उत्तरदायी कारणों को दो भागों में बांटा गया है। पहले है प्रमुख कारक और दूसरे हैं सहायक कारक।
कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो कहलाता है प्रमुख कारक, और अन्य जो उस घटना की घटित होने में सहायता जो करते हैं कारक, वो कौन से कारक कहलाते हैं? सहायक कारक कहलाते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति जो है अपराधी बन गया, ठीक है, अपराधी बना, तो उसको अपराधी बनाने में या तो गरीबी प्रमुख कारण हो सकती है, या फिर उसकी जो संगति है स्टूडेंट, वो मुख्य कारण हो सकती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है अपराधी बना। तो वो कौन से कारक हो गए? प्रमुख कारक हो गए। प्रमुख कारक के साथ साथ जो सहायक कारक होते हैं वो भी उसको अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस अपराधी को जैसे सहायक कारकों के रूप में अपराधी बना व्यक्ति, जैसे पुलिस का अत्याचार, यानी पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया गया, उन अत्याचारों की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट? वो व्यक्ति अपराधी बना। या फिर माता पिता का जो व्यवहार होता है, सौतेली माता पिता हो सकते हैं, तो उनका जो व्यवहार है उसमें भी इस व्यक्ति को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से प्रमुख कारक और सहायक कारक जो हैं, दोनों प्रकार के कारकों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कि किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन करने के लिए जो मुख्य कारक होते हैं वो दो प्रकार से सहायता करते हैं। तो ये कौन सा चरण हो गया प्रक्रिया का? तीसरा चरण हो गया। चौथा और अंतिम चरण जो आता है वो आता है विश्लेषण तथा निष्कर्ष। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का चरणों का उल्लेख किया था। उस समय भी हमने पढ़ा था कि किसी भी समस्या, उसकी घटनाओं के कालक्रम, उसके निर्धारक कारणों का उल्लेख करने के पश्चात जो तथ्य संकलित हमने किए हैं, यानी यहाँ पर हम कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। तो उसके द्वारा हमने जो भी तथ्यों का संकलन किया है उनका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका सामान्यीकरण किया जाता है, फिर वर्गीकरण करके, सारणीय करके उसके बाद क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और निष्कर्ष निकालने के पश्चात उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो अंत में विश्लेषण और निष्कर्ष जो दिए जाते हैं सारणीय के पश्चात, उसके अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि ये वर्तमान में जिस समस्या का अध्ययन हमने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किया है, उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय उपयोग में ला सकते हैं। यानी ये नहीं है कि हमने अध्ययन करके उस समस्या को छोड़ दिया, उसको व्यवहारिक रूप से लागू करना है। तो लागू करने के लिए क्या करना होगा? उस समस्या के निदान या उपचार जो है वो भी प्रस्तुत करना आवश्यक होते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की जो कमियां हैं वो साथ ही साथ भविष्य की जो संभावनाएं हैं कि भविष्य में हम इस समस्या को दूर करके क्या क्या या दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, या किन उपचारों के द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है, इन सभी का उल्लेख अंत में निष्कर्ष या विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो ये जो स्टूडेंट कहते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रक्रिया या चरण कि जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का जो अध्ययन है किन किन प्रक्रिया से या फिर किन किन चरणों से होते हुए
गुजरते हुए अध्ययन कर सकते हैं। अब व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जो है उसके यंत्र, यानी यदि हमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा अध्ययन करना है तो हमें ऐसे कौन से यंत्र या विधियों का चुनाव करना होगा जिसके द्वारा या जिसका उपयोग करके हम इस पद्धति को काम में लेते हुए आसानी से और बहुत ही सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो निष्कर्ष निकाले जाए वो निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ हो। तो सबसे पहले हम जिस यंत्र या प्राविधि का उपयोग करते हैं वो है स्टूडेंट्स डायरी। तो स्टूडेंट्स यदि आपको याद हो तो हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था तथ्यों के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, तथ्य संकलन के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, उसके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि डायरी जो होती है क्या होती है। कई व्यक्ति जो होते हैं अपने दैनिक जो दिनचर्या है उनकी, उस दिनचर्या को किसी डायरी में लिखने की आदत होती है और वो डायरी में अपनी संपूर्ण दिनचर्या या फिर कुछ ऐसी गोपनीय बातें भी जो होती है जिनका उल्लेख हर व्यक्ति जो है अपनी डायरी के अंतर्गत करता है, या फिर उसके जीवन की कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है घटित हुई है उनका भी उल्लेख डायरी के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ हमें डायरी के द्वारा उस व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस संस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं, समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, उसका सामाजिक ब्यौरा यानी उसका जो संपर्क है, समाज से संबंधित जो ब्यौरा है वो भी हमें किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है, डायरी के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहला यंत्र या प्राविधि जिसका उपयोग हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत करते हैं वो कौन सी है, डायरी है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स, इन सभी का उल्लेख हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं या पिछला जो टॉपिक था उसमें अपन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता रही हूँ। पत्र जो है, पत्रों के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, या फिर यदि व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करना है तो वो भी किसके माध्यम से किया जा सकता है स्टूडेंट्स, पत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में पत्रों का जो उपयोग करना है, पत्रों के द्वारा आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान करना काफी कम मात्रा में हो गया है, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह जो हो गए हैं उनके द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन जब पहले इन सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का या मोबाइल का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था तो उस समय क्या किया जाता, पत्रों के माध्यम से ही व्यक्ति क्या करता था, अपने विचारों का आदान प्रदान करता था, या एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के से क्या संबंध है वो हमें किसके माध्यम से पता चलते थे, पत्रों के माध्यम से ही पता चलते थे। स्टूडेंट्स यदि आपने पढ़ा हो तो जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को जेल से कई सारे पत्र लिखे थे, तो उस समय वो पत्र जो है, पिता के पत्र पुत्री के नाम से काफी प्रकाशित हुए थे। तो वो क्या था, विचारों का आदान प्रदान, या वहां पर रहते हुए उन्हें किस तरह से, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी जो है उन्होंने दी थी। तो इस प्रकार से जो भी वास्तविक घटनाएं होती है स्टूडेंट्स, वो किसके माध्यम से व्यक्त की जाती है, पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त की जाती है। तो इस प्रकार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति के मनोभावों, उसकी मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा या जीवन के जो मूल्य होते हैं, या फिर तनाव कह लीजिए आप, या फिर विश्वास और महत्वाकांक्षाएं जो होती है, वो भी व्यक्ति किसके माध्यम से व्यक्त करता है,
पत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। तीसरी महत्वपूर्ण प्राविधि जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है डायरी। जीवन इतिहास। डायरी का उल्लेख हम प्रथम बिंदु जो है उसके अंतर्गत कर चुकी हैं। जीवन इतिहास। तीसरी जो प्राविधि आती है वो आती है जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए जो स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जीवन इतिहास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जीवन इतिहास लिखित होता है। लिखित होने के साथ साथ उसके अंतर्गत व्यक्ति के जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य हैं या फिर घटनाओं की जो श्रृंखला है, यानी कालक्रम के अनुसार जो घटनाएं घटित होती है, उन सभी कालक्रम की घटनाओं का या घटनाओं की श्रृंखलाओं का उल्लेख जो है वो जीवन इतिहास के अंतर्गत होता है। तो इस रूप में जीवन इतिहास जो है कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। जैसे जिस व्यक्ति का हम अध्ययन कर रहे हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा और उसके जीवन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही है, पारिवारिक घटनाएं क्या रही है, या फिर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है या फिर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया है। परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया रही, यानी जब वो उसके जीवन में घटना घटित हुई तो जब वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो किस तरह से उस व्यक्ति ने उस परिस्थितियों का सामना किया, इन सभी का उल्लेख जो है उसके जीवन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति के जो पूरे जीवन के जो अनुभव है उन अनुभवों का उल्लेख भी उसके जीवन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ उसकी मनोवृत्तियां या फिर उसकी जो आशाएं हैं इस समाज से, उन आशाओं का उल्लेख भी जीवन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो चौथा और अंतिम यंत्र या प्राविधि जो उपयोग में ली जाती है स्टूडेंट्स, वो है प्रलेख। प्रलेख जो अध्ययन पद्धति में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे आत्मकथाएं ले लीजिए आप, या फिर स्कूल या कॉलेजेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रलेखों के अंतर्गत रखेंगे। वंशावली, पुस्तकें, साहित्यिक सामग्रियां तथा भूत एवं वर्तमान से संबंधित जो भी सामाजिक अनुसंधान हो चुके हैं, उन सामाजिक अनुसंधान से संबंधित जो भी प्रतिवेदन है, यानी अन्य सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा जो भी अनुसंधान किए गए हैं उनसे संबंधित जो प्रतिवेदन है, उन प्रतिवेदनों को भी प्रलेखों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों यंत्र या प्राविधि का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा सामाजिक अनुसंधान करना बहुत ही आसान है और वर्तमान में ये पद्धति अत्यंत ही उपयोगी है।